In short-term regulation, we have done that what is the baroreceptor and what is chemoreceptors. Baroreceptors are the receptors which are present in the arch of aorta, and they detect the stretch. They detect the stretch of the blood, like ये baroreceptors हैं, and they detect the stretch. When there is a high blood pressure, they are more stretched, and they send signals through the vagus nerve to our vasomotor center, and they then in the vasomotor center it is decided that if they are more stretched, they will excite or stimulate the cardio-decelerator area and decrease the blood pressure. And the chemoreceptor or the carotid receptor, not the chemoreceptor, sorry, the carotid receptors, they send signals through the Heyring's nerve, and from the Heyring nerve through the glossopharyngeal nerve to the same vasomotor center, and there it is decided that blood pressure should be increased or decreased. So baroreceptors are basically spray type nerve endings. They are located in the wall of arterial vessels like internal carotid artery and the wall of aortic arch. They are stimulated by stretch. Normally the carotid baroreceptors are stimulated by pressure between 0 to 60. ये हम कर चुके थे last time. फिर पाथवे बता रहा है कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से जो नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होगा थ्रू हेरिंग्स नर्व एंड देन थ्रू ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व टू द मेडुला. Especially they don't go directly to the medulla, in the medulla, they go directly in the medulla, but there is a nucleus which is called tractus solitarius. ये सबसे पहले न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस में जाते हैं और वहां से फिर वेजोमोटर सेंटर को बताया जाता है कि जी ब्लड प्रेशर कम हो गया है कि बढ़ गया. ये मैं आगे की पिक्चर में ये दिखा रहा हूँ. ये देखें आर्टियल ब्लड प्रेशर यहाँ पे दिखा रहा है. आर्टियल ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस. क्या दिखा रहा है यहाँ पे? आर्टियल ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस. जब आर्टियल ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो स्ट्रेच क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. ठीक है. जब स्ट्रेच कम हो जाएगी तो फायरिंग रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. ठीक है. जब फायरिंग रेट कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब है ब्लड प्रेशर हमारा कम है. स्ट्रेच कम है, इसका मतलब है ब्लड प्रेशर कम है. तो अब ब्लड प्रेशर को हमें बढ़ाना है. तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? हम पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को कम करेंगे. मींस पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को कम करने का मकसद क्या है? क्या हम हार्ट रेट की वो चीजें जो कि हार्ट रेट को कम कर रही थी या वेसल्स को डायलेट कर रही थी और ब्लड प्रेशर कम कर रही थी, हम उनको कम कर रहे हैं और हम सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को बढ़ा देंगे. जब हम सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा? हार्ट रेट भी तेज हो जाएगा, ब्लड वेसल्स भी कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी बढ़ेगी, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और इन सब की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो कम हो गया था वो नॉर्मल पे आ गया. गॉट इट? समझ में आई ये बात? Did you understand what I am trying to say? कि जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो इसका मतलब है स्ट्रेचिंग भी कम होती है. जब स्ट्रेचिंग कम होती है तो इसका मतलब है हमें ब्लड प्रेशर बढ़ाना है. और ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए व्हाट कैन वी डू? वी इंक्रीज द सिंपैथेटिक एक्टिविटी एंड डिक्रीज द पैरासिम्पैथेटिक. While increasing the sympathetic activity, our heart rate is increased, our force of contraction is increased, our vessels are constricted. So the blood pressure which is going down, it is now coming up. Okay, next please. ये सिंपल सादा रूट इसने बताया हुआ है जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है. इफ यू कैन सी हियर, एओर्टिक आर्च में बैरोरिसेप्टर्स पड़े हुए हैं. जब वो स्टिमुलेट होते हैं तो वेगस नर्व के थ्रू वो इंपल्सेस भेजते हैं ट्रैक्टस सॉलिटेरियस में, और कैरोटिड आर्च में जो पड़े हुए हैं कैरोटिड बाइफर्केशन पे वो भेजते हैं नाइन्थ क्रेनियल नर्व के थ्रू, वो भी ट्रैक्टस सॉलिटेरियस में. एंड देन फ्रॉम ट्रैक्टस सॉलिटेरियस ये आपका वेजोमोटर सेंटर आ गया, और वेजोमोटर सेंटर से फिर स्पाइनल कॉर्ड में इंपल्स आए, और स्पाइनल कॉर्ड से वो इंपल्स हार्ट को भी गए, वेसल्स को भी गए, और जनाब ये इंपल्स आपके एड्रिनल मेड्यूला पे भी गए. कहाँ गए? एड्रिनल मेड्यूला पे. बिकॉज एड्रिनल मेड्यूला भी नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन रिलीज करके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम कर सकता है. अगेन आई रिपीट, not only the heart and blood vessels but also the adrenal medulla, because अगर आपको हार्ट रेट बढ़ाना है या फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ानी है या कंस्ट्रिक्शन ऑफ द वेसल्स को बढ़ाना है तो एड्रिनल मेडुला भी अपना रोल प्ले करता है
by secreting norepinephrine and epinephrine. Got my point? Okay. वही दोबारा वही चार्ट मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसलिए बार बार कैरोटिड साइनस स्टिमुलेट हुआ, जब कैरोटिड साइनस स्टिमुलेट हुआ तो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, एओर्टिक साइनस स्टिमुलेट हुआ, वेगस नर्व। स्टिमुलेशन का मतलब ये है कि इनमें स्ट्रेचिंग हो रही है। स्ट्रेचिंग का मतलब ये है कि इनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ये न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस में इंपल्स गए। अब क्योंकि स्ट्रेचिंग ज्यादा हो रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो कार्डियो डीसेलरेटर एरिया स्टिमुलेट हो जाएगा। आपका कार्डियो डीसेलरेटर, क्योंकि स्ट्रेचिंग हो रही है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लड प्रेशर यहाँ बढ़ रहा है तो कार्डियो डीसेलरेटर स्टिमुलेट होगा और कार्डियो एक्सेलरेटर जो है वो इनहिबिट होगा और वेजो कंस्ट्रिक्टर भी इनहिबिट होगा। तो कार्डियो डीसेलरेटर क्या करेगा? स्टिमुलेट होने के बाद साइनोएट्रियल नोड को इनहिबिट करेगा, डिक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जब यहाँ डिक्रीज होगी और यहाँ वेजोकंस्ट्रिक्टर इनहिबिट हो गया, कार्डियो एक्सेलरेटर इनहिबिट हो गया, तो ऑटोमेटिकली आर्टेरियोल डायलेट हो जाएंगे, वेन्स डायलेट हो जाएंगी, तो ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट हो जाएंगी, हार्ट की फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी, तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ये कब था? जब ऊपर का जो स्टिमुलेशन थी वो कौन सी थी? वो ऊपर की स्टिमुलेशन स्ट्रेचिंग थी, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा। इसके ऑपोजिट देखते हैं, अगर स्ट्रेचिंग कम हो रही है यानी कि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, द ब्लड प्रेशर इज गोइंग डाउन, देयर इज नो स्ट्रेचिंग। नाउ कार्डियो डीसेलरेटर इज इनहिबिटेड। पहले यहाँ पे कार्डियो डीसेलरेटर एक्टिवेट हुआ और कार्डियो स्टिमुलेटर एक्सेलरेटर स्टिमुलेट हुआ, वेजोकंस्ट्रिक्टर स्टिमुलेट हुआ, जिसके रिस्पांस में आर्टेरियोल्स ने कंस्ट्रिक्ट किया, वेन्स ने कंस्ट्रिक्ट किया, तो पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ गया। जब पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ गया और कार्डियो एक्सेलरेटर ने एक और काम क्या ऐसे नोड को बहुत ज्यादा स्टिमुलेट किया, हार्ट रेट बढ़ गया, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाई। तो अब 3-4 चीजें हो गई, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ रही है, हार्ट रेट भी बढ़ रहा है, आर्टरी और वेन्स भी कंस्ट्रिक्ट हो रही हैं। ये सब मिलके क्या करेंगे? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि आपका स्टिमुलेशन क्या थी? ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो उसके रिस्पॉन्स में ब्लड प्रेशर को क्या करना था? हमको बढ़ाना था। ठीक है जी, गॉट माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? ओके, फिलहाल एक दो बच्चों के जवाब आता है, समझ में आ रहा है, लगता है सब एवरीबडी हैज गॉन और उन्होंने जो है वो अपना सिर्फ जूम ऑन कर दिया है। ओके, गुड गुड, आई नीड आंसर। वही चीज है, इफ यू गो थ्रू दिस चार्ट, दिस इज द सेम चार्ट, थोड़ा सा और ज्यादा एलेबोरेटेड है। ओके, these all things which we have discussed was short term regulation कि जनाब short term regulation कैसे होती है और nervous regulation कैसे होती है। Now we are coming to long term regulation and the kidney regulation. हमने दो regulations कही थी ना, short term and long term, so it is now long term regulation. long term regulation से पहले आपको थोड़ा सा ये structure समझ में आना चाहिए। This is the structure of glomerulus of the kidney. Now, what is glomerulus of the kidney? What is the basic unit of the kidney? Anybody knows? Unit of the kidney क्या है? Basic cell of the kidney क्या है? Nephron. Good. Nephron का structure किसी को पता है कैसा होता है? ठीक है, गुड। ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है, बीन लाइक तो पूरा किडनी होता है, वोमेंस कैप्सूल होता है, उसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है। गुड। So this one is the Bowman's capsule. This whole is the Bowman's capsule. And now this is the proximal convoluted tubular structure. इसके अंदर जो है ना आपका ये एक बहुत बड़ा बंच ऑफ कैपिलरीज पड़े हुए हैं। दिस बंच ऑफ कैपिलरीज इज नोन एज ग्लोमेरुलस। इसको हम क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस।
ग्लोमेरुलस को कैपिलरी का बंच है। अब जितना भी फ्लूइड किडनी में, जितना भी ब्लड आएगा वो थ्रू एफरेंट आर्टीरियोल ईच नेफ्रॉन पे आएगा। एफरेंट मतलब नेफ्रॉन की तरफ ब्लड आ रहा है। देखो मेरा एरो कहाँ जा रहा है, यहाँ। और फिर इस कैपिलरी में जाके वो सारे का सारा ब्लड फिल्टर होगा, और फिल्टर होने के बाद वो आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आएगा, फिर वो वहां से आगे बढ़ेगा और यूरिन फॉर्मेशन होगा। इन द मीन टाइम जब ये सारा यहाँ से सर्कुलेट हो जाएगा, सर्कुलेट होके वापस ये सारा ब्लड जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा थ्रू इफरेंट आर्टीरियोल। किसके थ्रू जाएगा? इफरेंट आर्टीरियोल के। So afferent arteriole which is supplying blood to the glomerulus. In the glomerulus there is a filtration, and after filtration there will be a return back of the fluid or the blood through the efferent artery. होता ये है कि इसका अरेंजमेंट मैंने यहाँ बनाया है, अगर आप देखो ये मैंने बनाया है। सर आ चुके हैं, 1 सेकंड वेट करें। हेलो, 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 आवाज आ रही है बच्चों? हेलो, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? सर आ गई है। ओके सर, क्लियर है सर। हाँ अच्छा ठीक है यार, पता नहीं क्या हो गया एकदम से। अच्छा ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि सर स्क्रीन शेयर करते हैं सर। हाँ हाँ स्क्रीन शेयर करते हैं दोबारा। एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर नहीं, ये नहीं, पता नहीं क्या गड़बड़ चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो चलो, अब हो रही है बेटा स्क्रीन शेयर। जी सर। सो मैं ये बता रहा था कि जब हम ये जो ग्लोमेरुलस है हमारा, ये ग्लोमेरुलस ब्लड आता है एफरेंट आर्टियोल से एंड देन कैपिलरीज में एंड देन इफरेंट आर्टियोल। तो यहाँ पे देखो अरेंजमेंट कुछ इस तरह होता है कि जो आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है ना, ये डीसीटी, एक होता है नेफ्रॉन का पार्ट डीसीटी। वो डीसीटी जो होता है वो अरेंजमेंट इस तरह होता है कि उसकी वॉल जो होती है, ये वाली वॉल जो है डीसीटी की, ये टच करती हुई गुजरती है एफरेंट और इफरेंट आर्टिरियोलर वॉल्स को। जरा मेरी बात गौर से सुनना। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द ट्यूब्यूल when the DCT wall is arranged in such a way that it passes alongside of efferent and afferent arteriole। तो जब वो इफरेंट एंड एफरेंट आर्टिरियोल की साइड से गुजर रही होती है डीसीटी, तो उससे क्या होता है कि इनकी जो सेल्स होते हैं वो थिक हो जाते हैं, और जो डीसीटी के सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं मैक्यूला डेंसा। क्या नाम देते हैं उन्हें हम? मैक्यूला डेंसा। नाम लिख लो। So the cells of the DCT which passes along the afferent and efferent arteriole, they are known as macula densa. And the cells of this efferent and afferent arteriole जो कि ये डीसीटी से टच होकर गुजरते हैं, उन्हें हम कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जेजी सेल्स। आवाज आ रही है मेरी सबको? हेलो, यस सर, आ रही है। ओके। सो मैक्यूला डेंसा प्लस जेजी सेल्स, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं जे जी एपरेटस। क्या कहते हैं? जे जी एपरेटस। So the cells of the DCT and the cells of the efferent and afferent arteriole, they combine to form an apparatus which is called JG apparatus। और बेसिकली जेजी apparatus वो एरिया है जो आपका एक सब्सटेंस निकालता है जिसका नाम है रेनिन। जी रसूल राहुल, आप मुझे क्वेश्चन क्या है आप लिख दो मुझे, ठीक है? जेजी सेल्स, और जेजी सेल्स भी क्या निकालते हैं? रेनिन। ओके। सो
तो अब रेनिन कहाँ से निकल रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ. रेनिन इज एन एंजाइम व्हिच इज रिलीज्ड फ्रॉम किडनी व्हेन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर फॉल्स. अब कहाँ से निकला वो मैंने बता दिया. Renin is synthesized and stored in inactive form, prorenin, by juxtaglomerular cells of the kidney. देखो, मैं रिपीट कर रहा हूँ. ये आपको नजर आ रहे हैं, ये हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ. ये जो सेल्स नजर आ रहे हैं, ये वाले सेल्स, ये सेल्स हैं आपके डीसीटी के सेल्स, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल, और ये अटैच हो रहे हैं इन सेल्स के साथ. मैं पोडोसाइट्स को डिफाइन करता हूँ. पोडोसाइट्स आर सेल्स व्हिच आर इन द ग्लोमेरुलस एंड दे आर लाइक अ फुट शेप, पाँव की तरह के होते हैं, इसलिए इनको पोडोसाइट बोलते हैं. और इनके बीच में खास बात क्या होती है, बहुत बड़े बड़े गैप्स होते हैं, उनको हम फेनिस्ट्रा कहते हैं. और उन फेनिस्ट्रेशन से ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर जितना ब्लड होता है वो फिल्टर होके आपका वो में उसमें आ जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में. ठीक है, अब फोटोसाइट्स को मैं डिफाइन कर दिया, मैं बताता हूँ जो जेजी की बात कर रहा था. So the cells of the DCT, basically the cells of the DCT are attached with the cells of the efferent and afferent arteriole. These cells are called macula densa. और जो efferent और afferent arteriole के सेल जो DCT से अटैच हो रहे हैं उन्हें हम कहते हैं जेजी सेल्स. जेजी सेल्स और मैकुला डेंसा मिलके क्या बनाते हैं, जेजी एपरेटस. क्या बनाते हैं, जेजी एपरेटस. और ये क्या रिलीज करता है, रेनिन रिलीज करता है. और रेनिन एंजाइम क्या है, रेनिन एंजाइम वो एंजाइम है जो जब आर्टेरियल ब्लड प्रेशर फॉल करता है तब निकलता है. इसका मतलब ही आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को रेज करने में काम आएगा. सो डिक्रीज बीपी इन द एफरेंट आर्टेरियल रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ रेनिन. अब बात बताओ, जब ब्लड प्रेशर फॉल करेगा, व्हेन देयर इज अ फॉल इन द ब्लड प्रेशर, so the blood which is passes in the afferent arteriole, it also the pressure falls. जब इसका प्रेशर फॉल करेगा तो ऑब्वियसली जो फ्लूइड इफ्रेंट में जाएगा वो भी फॉल करेगा, जो डीसीटी में फ्लूइड आएगा उसका प्रेशर भी फॉल करेगा. और जब उसका प्रेशर भी फॉल करेगा तो उससे क्या होगा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर इन एफरेंट आर्टेरियोल रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ रेनिन. रेनिन निकलेगा. और रेनिन क्या करेगा, रेनिन एक्ट करेगा एक प्लाज्मा में मौजूद एक कंपाउंड पे. जरा गौर से सुनो ये बातें. रेनिन एक्ट करेगा प्लाज्मा में मौजूद एक कंपाउंड पे, एंड दैट कंपाउंड इज नोन एज एंजियोटेंसिनोजिन. किस पे, क्या नाम है उस कंपाउंड का, एंजियोटेंसिनोजिन. और एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्ट हो जाएगा, A1 फॉर्म में होगा, फिर A2 फॉर्म में कन्वर्ट होगा बाय द एक्शन ऑफ एन एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. सो बहुत सारी बातें हो गई. Number one, when there is a decrease in blood pressure, number one, there is decrease in pressure in afferent arteriole. There is decreased flow of fluid in the loop of nephrons. This slow fluid in the loop of nephron leads to more reabsorption. मैं नई बातें बता रहा हूँ, मैं नई बातें बता रहा हूँ. तो नई बातें बताने के लिए मैं एक आपके साथ I will share a new slide, and I'll share you a new slide, and now I'll tell you that किस तरह करना है. Okay, so सबको नजर आ रही है स्लाइड? ओके, देखो ये नेफ्रॉन, ये बोमेंस कैप्सूल, ये पीसीटी, ये लूप ऑफ फैनले, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट, ये आपका लूप ऑफ फैनले, ये आपका इफ्रेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल, ये इफ्रेंट आर्टेरियोल, और ये इफ्रेंट टच कर रहा है कहाँ से, डिस्टल टिब्यूल से. तो यहाँ जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, यहाँ जो आपका बनेगा वो बनेगा जनाब जेजी एपरेटस. ये बनेगा जेजी एपरेटस. ठीक है, अच्छा जी. डिक्रीज ब्लड प्रेशर क्या हो गया है, डिक्रीज. तो एफरेंट आर्टेरियोल में ब्लड प्रेशर क्या होगा,
डिक्रीज होगा। ग्लोमेरुलर कैपिलरी में ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, जो अमाउंट फिल्टर होगा वो भी डिक्रीज होगा। जब अमाउंट फिल्टर, मेरी अल्फाज को सुनते जाओ, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि आप बार बार बोलोगे, रिपीट करो। ब्लड प्रेशर डिक्रीज, एफरेंट आर्टियोल में प्रेशर डिक्रीज, ग्लोमेरुलस में प्रेशर डिक्रीज, यहाँ पे पीसीटी में डिक्रीज फ्लूइड। डिक्रीज फ्लूइड आया तो यहाँ स्लो फ्लो हो जाएगा। जब फ्लो स्लो हो जाएगा तो इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन। मैं क्या लिख रहा हूँ? इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन। जब रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी तो अमाउंट ऑफ फ्लूइड यहाँ क्या हो जाएगा? पीसीटी में, फिर डीसीटी में, फिर लूपोफेनले में डिक्रीज अमाउंट ऑफ फ्लूइड। डिक्रीज फ्लूइड का मतलब है डिक्रीज सोडियम एंड क्लोराइड ऑल्सो। ठीक है, जब डिक्रीज सोडियम एंड क्लोराइड यहाँ पहुंचेगा तो ये डिक्रीज सोडियम एंड क्लोराइड इन द डीसीटी इज द स्टिमुलेशन फॉर रिलीज ऑफ रेनिन। दोबारा बोल रहा हूँ, decreased fluid and decreased sodium chloride in the DCT is the stimulation for the release of renin. दोबारा बोल रहा हूँ, I repeat, decreased fluid and decreased sodium chloride in the DCT is the stimulation for the release of renin from the JG apparatus. तो क्या निकालेगा JG apparatus? renin. तो renin क्या करेगा जनाब? renin जो है वो एक्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजिन। रेनिन एक्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजिन, और वो एंजियोटेंसिनोजिन फिर क्या करेगा? एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 2 में, और यहाँ जो एंजाइम आएगा वो आएगा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। So basically, low concentration sodium and chloride are basic stimulator for release of renin. Yes, basically the low blood pressure leads to low filtration in the glomerulus, leads to low fluid in the PCT, leads to increased absorption of sodium chloride, leads to decrease or low sodium chloride at the DCT, which leads to release of renin. समझे, ये कहानी है। तो बेसिकली बिल्कुल राइट, आपका जवाब बिल्कुल सही है कि लो कंसंट्रेशन सोडियम क्लोराइड आर बेसिक स्टिमुलेटर। अब एंजियोटेंसिन 2 क्या चीज है भाई? एंजियोटेंसिन 2 इज द पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर। एंजियोटेंसिन 2 में पूरी बॉडी के अंदर वेजोकंस्ट्रिक्शन कराई तो पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? एंजियोटेंसिन 2 वेजोकंस्ट्रिक्शन कराएगा। वेजोकंस्ट्रिक्शन से क्या होगा? पीपीआर या पीवीआर क्या होगा? पीवीआर बढ़ेगा। जब टीपीआर बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर जो कम हो गया था वो क्या हो गया? बढ़ गया। What was your target? Your target to increase the blood pressure. हमने कर लिया अचीव। Good. Is it okay? Or some hormone also increase the absorption of these elements, so it will. Yes. Look, like aldosterone. But the problem is when these hormones are released. These hormones are released when there is increased sodium and chloride in the loop of Henle. So अगर loop of Henle में already sodium and chloride बहुत है और हमें उसको बचाने के लिए हम कुछ हार्मोन निकल रहे हैं, एल्डोस्टेरोन है, तो उस वक्त क्या होगा? तो वो बचा रहे हैं, तो वो नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन पे ला रहे हैं उस इंक्रीज को। तो ऐसा नहीं होगा, कभी कभी हो भी सकता है। यू आर राइट। बट अगर मैं बोलूँ कि एल्डोस्टेरोन है तो भाई एल्डोस्टेरोन कब रिलीज होगा? एल्डोस्टेरोन उसी वक्त रिलीज होगा जब सोडियम एंड क्लोराइड का लॉस हो रहा होगा लूप ऑफ हेनले से। इसका मतलब है ऑलरेडी सोडियम एंड क्लोराइड बहुत होंगे। जब ऑलरेडी सोडियम एंड क्लोराइड बहुत होंगे तो फिर क्या होगा? वो एल्डोस्टेरोन आके सोडियम एंड क्लोराइड को रिटेन करेगा, वो भी डीसीटी में ही करेगा जहाँ से रेनिन कर रहा है। तो इसलिए वो इंक्रीज सोडियम एंड क्लोराइड को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। गॉट माय पॉइंट? ओके, तो अब हमने ये चीज देखी और ये भी हम देख लेते हैं। अब क्या हुआ जनाब? ये वही तस्वीर, एफरेंट आर्टेरियोल डिक्रीज स्ट्रेच, लो सोडियम एंड सोडियम मैक्यूला डेंसा, रिलीज ऑफ रेनिन, release of renin leads to
एंजियोटेंसिन 1 इनटू एंजियोटेंसिन 2, और ये कहाँ कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में? लंग्स में। कौन सा एंजाइम के थ्रू होगा? ACE। ये एंजाइम होता ही लंग्स में। सो रेनिन निकला। सर इफ यू ड्यू टू इंजरी सोडियम क्लोराइड आर लॉस्ट एंड बीपी बिकम सो लो, सेम BP so low, sodium chloride is already lost, decrease filtration in the glomerulus, decrease sodium chloride in the PCT, increase the absorption of sodium chloride, more loss of sodium, more sodium concentration low, BCT पे पहुंचेंगे, वो रेनिन निकालेगा, वो ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। सही है। व्हाट इज योर क्वेश्चन? यू कैन आस्क बाय चैट। सो अब क्या हुआ जनाब? अच्छा एक और भी बात बताइए कि इस JGFS को डायरेक्टली स्टिमुलेशन भी है सिंपैथेटिक के थ्रू। मुझे बताओ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लड प्रेशर बढ़ाता है कम करता है? गिव मी एन आंसर। गिव मी एन आंसर। हेलो, मुझे आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, मुझे आवाज आ रही है बच्चों? अब आई आवाज? जी सर आ रही है। हाँ अच्छा, तो मुझे सवाल का जवाब दो कि भाई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब स्टिमुलेट होता है? जब लो बीपी होता है। गुड। तो जब लो बीपी होता है तो हमारा मकसद क्या है? टू इंक्रीज द बीपी। आवर टारगेट इज टू इंक्रीज द बीपी। नाउ द किडनी इज इंक्रीजिंग द बीपी बाय दिस मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन वाले मैकेनिज्म से। और जो सिंपैथेटिक भी आ गया, उसने भी कहा जनाब मैं भी आपको स्टिमुलेट करता हूँ बीटा रिसेप्टर के थ्रू, तो आप और रेनिन निकालो। तो और रेनिन निकला, तो रेनिन की भरमार हो गई। द बस्ट ऑफ रेनिन आर रिलीज्ड not only because of low sodium concentration but also because of the direct stimulation of sympathetic, and फिर वो वही काम करेगा। जब बीपी लो हो तो उसको इंक्रीज करने को, यस गुड, गॉट माय पॉइंट। अब मैं आगे चलता हूँ। सो ये आगे पिक्चर आपकी बहुत आसान पिक्चर है, इसको आप एक जैसे देख लो। आर्टिरियल प्रेशर कम हो गया, रीनल परफ्यूजन प्रेशर कम हुआ, रेनिन रिलीज हुआ, एंजियोटेंसिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1, angiotensin 1 into angiotensin 2, increase constriction of the arteriole, increase peripheral vascular resistance, aldosterone भी रिलीज होता है जो मैंने आपको बात बताई, वो सोडियम को मोर एब्जॉर्ब करेगा, और जब वो सोडियम मोर एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा? पीछे पीछे वाटर भी क्या हो जाएगा? रीएब्जॉर्ब हो जाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू, तो वो भी ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। सो एंजियोटेंसिनोजन का मेन फंक्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स, बट साइड फंक्शन क्या है कि वो एल्डोस्टेरोन को रिलीज करेगा। और जब साइड फंक्शन में वो एल्डोस्टेरोन को रिलीज करेगा तो उससे क्या होगा कि वो भी ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। तो हमारा मेन टारगेट क्या था? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना। So our main target is achieved by not only constriction but also by increased retention of salt and water. Got my point? समझ में आई बात? हेलो, यस। रेनिन के बारे में पढ़ लो। रेनिन क्या है? रेनिन जनाब एक एंजाइम है, प्रोटीएज है, which is secreted by juxtaglomerular apparatus, decrease center। अब ये कब रिलीज होगा? अब मुझे जल्दी से बता दो। एक तो हमने पढ़ लिया डायरेक्ट बीटा रिसेप्टर सिंपैथेटिक, दूसरा हम पढ़ लेते हैं जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए, ब्लड प्रेशर कम हो जाए, तीसरा सोडियम का प्रेशर बॉडी में कम हो जाए, चौथा डिस्टेंशन ऑफ रीनल आर्टरी। डिस्टेंशन ऑफ रीनल आर्टरी का मतलब वहां भी ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। यस, तो ये 4 पॉइंट हैं जो रेनिन को रिलीज करते हैं। ये पॉइंट जरा याद कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है इनके ऊपर, एमसीक्यू भी आ सकता है इनके ऊपर, कोई ऑस्पी भी आ सकती है। दीज आर द 4 मेन पॉइंट्स। ओके, एंजियोटेंसिन 2 मैं आपको बता चुका हूँ। एंजियोटेंसिन 2 इज अ पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर। ये 8 अमीनो पेप्टाइड्स का बना हुआ होता है, इसको ऑक्टापेप्टाइड बोलते हैं। द मेन फंक्शन इज टू कंस्ट्रिक्ट। सर अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर तो ज्यादा होगा? नहीं, अरे अल्लाह, ब्लड प्रेशर कैसे ज्यादा होगा? आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो फोर्स पर यूनिट एरिया कम होगी बढ़ेगी? गिव मी एन आंसर, रोल नंबर 83।
the blood volume is decreases. Oh, no need to sorry, no need to say sorry. This is your question. No need to say sorry because that's very good. आप पूछ रहे हो. This is a good question. Good thing कि आप पूछ रहे हो. Okay? So जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो फोर्स पर यूनिट एरिया कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा. अब हम वापस अपने पॉइंट पे आते हैं. एंजियोटेंसिन 2 is an octapeptide. It constricts the arterioles. It try to increase the resistance, and when it try to increase the resistance, it increases the blood pressure. And it also stimulates the release of aldosterone. तो दो पॉइंट हो गए. एक वो वेसोकंस्ट्रिक्शन कर रहा है और एक वो एल्डोस्टेरोन को रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से आपका सोडियम एंड वाटर रिटेन होगा. एल्डोस्टेरोन का फंक्शन है कि वो डीसीटी से सोडियम को रीअब्सॉर्ब करवाता है और पीछे पीछे वाटर को भी रीअब्सॉर्ब करवाता है. तो एल्डोस्टेरोन भी आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने का कॉज हो सकता है. तो जब आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो रेनिन भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है, साथ में आपका एल्डोस्टेरोन भी ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है. So वापस वही बात आ गई. इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिनोजन ऑन रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर डायरेक्टली. कंस्ट्रिक्शन ऑफ वीनल वेसल्स टू रिड्यूस फिल्ट्रेशन. Reduction in peritubular capillary pressure, allowing rapid osmotic reabsorption of fluid from the tubule. Increased tubular reabsorption of water and salt and aldosterone. तो डायरेक्टली क्या काम कर रहा है? डायरेक्टली आपकी यूरिन आउटपुट को कम करके एंजियोटेंसिन 2 जो है वो क्या कर रहा है? वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करा रहा है, कैपिलरी प्रेशर्स को बढ़ा रहा है. कैपिलरी प्रेशर्स को बढ़ा के फ्लूइड के आउटपुट को कम करके ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट एंड वाटर की रिटेंशन करवा रहा है. एल्डोस्टेरोन क्या है जनाब? एल्डोस्टेरोन इज एन स्टेरॉइड हार्मोन. कहाँ से निकलता है? इट रिलीज फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स. किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड. उसके अंदर जो आउटर पोर्शन है कॉर्टेक्स, वहां से निकलता है. कब निकलता है? व्हाई इट इज रिलीज्ड? इट इज रिलीज्ड व्हेन देयर इज डिक्रीज ब्लड प्रेशर और डिक्रीज सॉल्ट कंसंट्रेशन इन द बॉडी. व्हेन इट इज रिलीज्ड? इट इज रिलीज्ड व्हेन देयर इज अ डिक्रीज ब्लड प्रेशर और डिक्रीज salt and water concentration. बॉयज लोग क्यों अप्लाई होगा यहाँ पे? आप मेरी स्लाइड शेयर नहीं हो रही हैं. मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, अरसलान नहीं कर रहा. आई एम शेयरिंग. मैं भी शेयर. अच्छा, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे कह रहे हो? ओके, आई विल शेयर इट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप. ओके. So, steroid hormones secreted by adrenal medulla in response to angiotensin 2 अभी हम पढ़ चुके हैं. और ये क्या करेगा? और दूसरा इसका रिलीज का कॉज क्या होता है? डिक्रीज ब्लड प्रेशर, डिक्रीज सॉल्ट एंड वाटर कॉन्सेंट्रेशन. बट ये क्या करेगा रिलीज होने के बाद? ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, वॉल्यूम को भी प्रोमोट करेगा बाय रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम. ये रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम कराएगा. भाई जब सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा तो सोडियम अपने पीछे पीछे किसको लेके जाएगा ब्लड में? वाटर को. जब वाटर को लेके जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. आवाज आ रही है मेरी? ओके. जब पीछे पीछे वो वाटर को लेके जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाएगा. और बट मैंने अगेन बात की, ये काम कौन कर रहा है? किडनी. जब ये काम किडनी कर रहा है, ये काम कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है किडनी. जब ये काम किडनी कर रहा है तो इट टेक्स टाइम. इतनी जल्दी ब्लड प्रेशर रेगुलेट नहीं होता किडनी से. इट टेक्स आवर्स टू बी इफेक्टिव इन रेजिंग द ब्लड प्रेशर. आपका नर्वस रेगुलेशन जल्दी काम करता है. ये वही पिक्चर्स है, यू कैन रिपीट इट. एक और हार्मोन है विच इज कॉल्ड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन. वो भी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है और वो ओलिगोपेप्टाइड है. ओलिगोपेप्टाइड मतलब मेरे ख्याल में 9 या 10 अमीनो एसिड्स होते हैं उसके अंदर. एक मिनट. ओके, 9 या 10 अमीनो एसिड्स होते हैं. और जब 9 या 10 अमीनो एसिड्स की हम बात करते हैं, हाँ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म रेगुलेशन. सो एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है एक ओलिगोपेप्टाइड है विच इज रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. और वो भी कब रिलीज होगा? व्हेन देयर इज डिक्रीज फ्लूइड. जी. सो सर डिहाइड्रेशन में कम हो जाएगी. यस,
यही बता रहा है कि जब डिहाइड्रेशन होगी तो ऑस्मोरिसेप्टर्स जो होते हैं एंटीएपिस्टरी के पास वो स्टिमुलेट होते हैं और वो रिलीज करते हैं एडीएच को, और वो थर्स्ट मैकेनिज्म को भी स्टिमुलेट करते हैं, क्योंकि ऑस्मोरिसेप्टर श्रिंक होने का मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर कम है। सो एडीएच निकलने के बाद, और एंजियोटेंसिन 2 भी एडीएच को स्टिमुलेट कर सकता है, ठीक है। जब ये एडीएच रिलीज होगा तो ये क्या करेगा, ये एडीएच रिलीज होने के बाद बहुत सारे काम करेगा। देखो एंजियोटेंसिन क्या कर रहे हैं, एडीएच को रिलीज करवा रहे हैं, ऑस्मोरिसेप्टर श्रिंक हो रहे हैं बिकॉज ऑफ डिक्रीज ब्लड प्रेशर, वो एडीएच को रिलीज करा रहे हैं। और एडीएच क्या करेगा, एडीएच एक्ट करेगा आपके कलेक्टिंग डक्ट पे और डीसीटी के ऊपर, और ADH not only act on the collecting duct and DCT and retain only water, ये salt को नहीं retain करता, ये सिर्फ किसको retain करता है, only water को retain करता है। और जब ये water को retain करेगा means water को reabsorb कराएगा आपके टिब्यूल्स में से और ब्लड में लेके आएगा, तो आपका अमाउंट ऑफ ब्लड बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा, डिहाइड्रेशन कम होगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। So what was our target? To increase blood pressure and to overcome dehydration. So whenever ADH is released, it not only it is the hormone which causes retention of water from the DCT and collecting duct. So it retain water in this way. It increases the blood volume, increases the blood pressure, and increases the water concentration. दूसरा काम ADH का क्या है? ADH का दूसरा काम है कि वो वेजो कंस्ट्रिक्टर के तौर पे भी एक्ट करता है, इसको वेजोप्रेसिन भी कहते हैं। ADH का दूसरा नाम क्या है, वेजोप्रेसिन। तो ADH वेजो कंस्ट्रिक्टर के तौर पे भी एक्ट करता है, और जब ये वेजो कंस्ट्रिक्टर के तौर पे एक्ट करता है तो ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा, और जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हमारा टारगेट अचीव हो रहा है ना भाई, हमारा टारगेट 3 तरह से अचीव हो रहा है, बाय रिलीजिंग रेनिन which convert angiotensin 1 into angiotensin 2, angiotensin 2 powerful vasoconstrictor causes increased blood pressure, angiotensin 2 leads to release of aldosterone which causes salt and water retention, increases blood pressure, angiotensin 2 releases ADH which causes vasoconstriction and retention of water which leads to again इंक्रीज ब्लड प्रेशर। सर ये समझ में नहीं आया, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर कैसे इंक्रीज होगा, नहीं, वापस वही बात, द सेम क्वेश्चन माय डियर, द सेम क्वेश्चन। if the volume decreases the force per unit area decreases, blood pressure decreases. If the volume increases the force per unit area increases, the blood pressure increases. So does it release in the, no, ADH is normally not released, it is released when there is a decrease water level. ADH की बात वही है कि V1 रिसेप्टर्स वेस्कुलर स्मूथ मसल्स पे काम करते हैं, इनको वेसोप्रेसिन के तौर पे काम करते हैं, ये वेसोकंस्ट्रिक्शन कराते हैं। V2 रिसेप्टर्स जो होते हैं ADH के, वो रीनल की कलेक्टिंग डक्ट में होते हैं, एंड दे आर इन्वॉल्व इन वाटर रीअब्सॉर्प्शन इन द कलेक्टिंग डक्ट, and when there is a decrease in blood pressure they retain the water, and in turn when they retain the water they increases the blood pressure. Summary, you have to repeat. Blood pressure, blood volume increases by decreasing the fluid volume. Fluid volume where? I don't understand your question. Blood volume increases when there is increased fluid volume. Both are the same. भाई अब जब पानी की लेवल ब्लड में बढ़ा दोगे, फ्लूइड का लेवल, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा ना। ब्लड फ्लूइड किस में पड़ा हुआ है, पानी, प्लाज्मा में है ना, जो कि ब्लड का पोर्शन है। अब आप क्या कर रहे हो, ADH रिलीज करके क्या कर रहे हैं, ADH फ्लूइड को रिटेन कर रहा है, तो एक्चुअली वो किसके वॉल्यूम को बढ़ा रहा है, वो ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ा रहा है। ये आप यहाँ देख सकते हो, ये पिक्चर है कि आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज होगा तो यूरिनरी आउटपुट भी इंक्रीज होगा ड्यूरिंग इंक्रीजिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। दिस aldosterone will lead to increased absorption of salt. Does increasing absorption of water, does blood volume falls? नहीं, ब्लड वॉल्यूम टिब्यूल में ब्लड वॉल्यूम क्यों फॉल्स करेगा बेटा,
देखो मेरी बात सुनो, एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है, इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट करा रहा है फ्रॉम डीसीटी, और उस सॉल्ट को कहाँ ला रहा है, ब्लड में ला रहा है। पीछे पीछे पानी भी ब्लड में आ रहा है। जब पानी ब्लड में आ रहा है तो ब्लड का वॉल्यूम क्या होगा, हेलो, यस, ठीक है। अच्छा ये देखो कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आपका यूरिनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा। And comparison of potential of kinetics of different arterial pressure control mechanisms at different time interval after onset of disturbance to the arterial pressure। यानी arterial pressure में आप कोई ना कोई इफेक्ट करोगे तो क्या होगा, बहुत सारी चीजें स्टिमुलेट हो जाएंगी, यानी कि विद इन सेकेंड्स जो काम करेंगी चीजें वो होंगी बैरो रिसेप्टर्स और कीमो रिसेप्टर्स और सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स। फिर विद इन मिनट्स आवर्स एंड डेज में चले जाओ तो एल्डोस्टेरोन आ गया, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम आ गया। हमने पढ़ाई अभी तक ये है कि एल्डोस्टेरोन और रेनिन एंजियोटेंसिन जो है विद इन आवर्स और डेज काम करता है, और कीमो रिसेप्टर्स और बैरो रिसेप्टर्स जो है वो विद इन मिनट्स काम करता है। ठीक है, दैट्स इट, खलास। So this topic is finished. I have completed this topic a little bit